चैप्टर 1 मीरा का दिल्ली आना। पुरानी दिल्ली प्लेटफॉर्म। सुबह के 10 बजे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 जहां लोगों का आना जाना लगा हुआ था, इसलिए इस समय रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी क्योंकि कुछ ट्रेनें जा रही थी तो कुछ आ रही थी, इसलिए परिजन जो यात्रियों को छोड़ने वह लेने आए थे तो रेलवे स्टेशन पर काफी मात्रा में लोगों की भीड़ मौजूद थी। वहीं माइक में अनाउंसमेंट हुई, यात्री कृपया ध्यान दें, बनारस से आई ट्रेन दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्थानांतरित होगी। कृपया करके स्थानांतरण स्थान से दूरी बनाए रखें तथा अपने सामान का ध्यान स्वयं रखें और जेबकतरों चोरों से सावधान रहें। धन्यवाद। एंकर की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी कि तभी बनारस से आई ट्रेन भी आ चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे लोग अपने परिजनों को ढूंढने लगते हैं जिन्हें वो लेने आए थे। ट्रेन को रुके 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि लोगों ने तेजी से ट्रेन से उतरना शुरू कर दिया, जिसे निकलने वाले दरवाजे पर भीड़ काफी हो गई थी और लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का देकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अंदर कोई बम रखा हो जो कुछ ही पलों में फटने वाला हो। वही उसी भीड़ में एक पतली दुबली सी लड़की जो लोगों से दबी हुई थी और बड़ी ही मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी गहरी हरी आंखें जो किसी हीरे की तरह चमक रही थी और उसके हल्के पतले गुलाबी होंठ जो थोड़े कांप रहे थे। माथे पे छोटी सी बिंदी जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही थी, जिसे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से हरे रंग के पटियाला सूट सलवार में वो कहर ढा रही थी और नजाकत की बात करें तो वो उसमें दूर दूर तक नहीं थी। मीरा उम्र 21 साल और बला की खूबसूरत, जो एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। और जुबान की थोड़ी सी तेज तर्रार अपने बगल वाली मोटी आंटी को चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि वो ही उसे सबसे ज्यादा धक्का दे रही थी, जिसे वो इस भीड़ में कुछ ज्यादा ही अटक चुकी थी। अरे काकी, सुबह सुबह नाश्ते में तुमने चने के साथ कौन से दूध की चाय पी ली थी जो बाहुबली की तरह मुझे धक्का देकर सुबह सुबह ही मेरी हड्डी तोड़ने को तैयारी में हो? जरा परे हट जाओ। तो वो औरत गुस्से से तिलमिला जाती है और ऐसे ही थोड़ी देर बाद मीरा बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और जोर जोर से सांसें लेते हुए अपनों सीने पर हाथ रख मासूमियत के साथ, आखिर मुझ जैसी मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सच में दिल्ली में पहला कदम रखा नहीं कि सारी हड्डियां टूट गई। सच में दिल्ली के लोग तो पूरे की पूरे तूफान है, पर मैं भी किसी बवाल से नहीं। ये बोलते हुए मीरा अपने बालों को पीछे की ओर झटके हुए अपने हाथ पैरों को हिलाने लगती है जो अकड़ चुके थे भीड़ से निकलने की वजह से। उसके बाद वो अपने सूटकेस पर अपनी पकड़ कसते हुए खुद से ही कहती है, आखिर मुझे यहाँ कहाँ मिलेगी सवारी, क्योंकि आज ही मुझे हॉस्टल भी ज्वाइन करना है। और फिर ऊपर की तरफ देखे, महाकाल देखो, आपके सहारे ही मैं दिल्ली आ गई हूँ और यहाँ इस अनजान शहर में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ऊपर से घर पर भी मैं सबसे लड़कर आई हूँ, क्योंकि मुझे उस चोमू से शादी नहीं करनी थी, बल्कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। इसीलिए अब आपको ही मेरा सपना और मेरा अच्छे ध्यान रखना होगा। मीरा महादेव से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी मीरा को किसी से धक्का लगता है तो मीरा गुस्से से चिल्लाती है, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन जिसने मीरा को धक्का दिया था उसने तो मीरा की तरफ देखा भी नहीं और आगे चला गया, जिसे मीरा गुस्से से तिलमिला जाती है और पैर पटकते हुए, पता नहीं था कि दिल्ली वाले सारे बहरे भी होते हैं। सच्ची कह रही हूँ महाकाल, ये रास्ते में जाए तभी इसके पैर में चोट लग जाए या फिर इसकी आंखों में इतनी सारी मिट्टी पड़े कि इसे सही से कुछ दिखाई ही ना दे, अंधा कहीं का धक्का देकर चला गया हो। और फिर अपने हाथ में पर्ची को देखती है जिस पर किसी जगह का एड्रेस लिखा था, पर फिर मीरा रेलवे स्टेशन के बाहर चली जाती है जहां पर कई सारी टैक्सी ऑटो ड्राइवर खड़े थे और अंदर से आ रहे पैसेंजर को अपनी ओर बुला रहे थे कि कहां जाना है।
मीरा इधर उधर देखती है कि तभी एक मिडिल एज का ऑटो वाला मीरा के पास आते हुए कहता है, मैडम जी आपको कहाँ जाना है? तो मीरा ऑटो वाले को देखती है और कहती है, अंकल जी इस एड्रेस पर। तो ऑटो वाला पर्ची देखकर कहता है, हाँ मैडम जी क्यों नहीं लाइए, अपना बैग दीजिए मैं उठा लेता हूँ, बस 500 रुपया किराया वह का। मीर 500 रुपये किराया सुन एकदम से हड़बड़ाकर अपना बैग ऑटो ड्राइवर से खींचते हुए हैरानी के साथ कहती है, अरे क्या ढोंढली मचा रखी है, दिल्ली में भला 500 रुपये भी किराया होता है, बनारस में तो इतने पैसों में तो पिंडदान और पंडितों का खाना पीना सभी हो जाता है। तो भला मैं तुम्हें 500 रुपये क्यों दूं? 100 रुपये से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी, चलना है तो बोलो, नहीं तो यहाँ पर और भी ऑटो वाले हैं। ये बोला मीरा अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। ऑटो वाला मीरा की बातों सुन पहले तो उसे हैरानी से एकटक देखता रहता है, लेकिन फिर ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे मीरा ने उसे कोई चुटकुला सुनाया हो। वो हंसते हुए कहता है, हाँ जरूर, 100 में पूरा शहर घूम लेना, ये दिल्ली है बनारस नहीं, जिसके साथ जाना है जाए, बेमतलब में इतने टाइम की मगजमारी कर दी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और फिर वो ऑटो ड्राइवर दूसरे पैसेंजर को पकड़ लेता है। मीरा तो बस देखती रह जाती है और खुद में ही बड़बड़ाती है, ये दिल्ली वाले पता नहीं कितने अजीब किस्म के लोग हैं, लगता है सारे के सारे पागल है, साथ ही बदतमीज भी। और फिर मीरा अपना बैग टांगते हुए लगेज खींचकर दूसरे ऑटो ड्राइवर के पास जाती है, लेकिन वो भी जाने से मना कर देता है। और ऐसे ही ना जाने कितने ही ड्राइवर हंसते हैं या फिर मुंह बनाकर मना कर देते हैं, जिससे मीरा परेशान हो गई थी और अब अपने सर को पकड़ते हुए खुद से ही कहती है, ये दिल्ली इतनी महंगी क्यों है, लगता है यहाँ गुजारा मुश्किल है, इससे अच्छा तो अपना बनारस ही था, कहाँ इस दिल्ली के चक्कर में फंस गई और सुबह से शाम होने को आए, ऊपर से यहाँ की गर्मी है, महाकाल कैसे होगा यहाँ गुजारा, वापस बनारस भी नहीं जा सकती और यहाँ दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। सच में सब सही कहते हैं, जब बुद्धि खाए बेवा का हाथ तो ना रहता किसी का साथ है, महाकाल बचाए लो हमको इस दिल्ली की महंगाई से। और फिर मीरा खुद को शांत कर गहरी सांस लेते हुए बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाले से ले देकर लंबी बहसबाजी के बाद 400 में बात पक्की करती है और फिर फाइनली अपने हॉस्टल पहुंचती है, जहां की वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट थी, मिडिल एज, हाथ में छड़ी और चेहरे पर गुस्सा लिए बिल्कुल किसी हिटलर से कम नहीं थी। मीरा हॉस्टल की डिटेल फिल करने के बाद उसे सबमिट करती है। उसके बाद वार्डन मीरा को कमरा दिखाती है, जिसे उसके साथ 2 लड़कियां और रहने वाली थी, जिसमें से एक लड़की तो अभी तक शिफ्ट नहीं हुई थी और दूसरी कॉलेज में लेक्चरर अटेंड करने गई थी। यह सारी बातें बताने के बाद वार्डन मीरा को हॉस्टल के लंबे चौड़े रूल रेगुलेशन बताने लगती है, जिस सुनने के बाद तो मीरा वो चक्कर ही आने लगते हैं। और फाइनली 15 मिनट बाद वार्डन का लेक्चर खत्म होता है और वो मीरा को कमरे की चाबी देकर चली जाती है। मीरा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, ये हॉस्टल है या कोई जेल खाना, इतनी सारी पाबंदियां, हे महाकाल क्या होगा हमारा, अब तो आपका ही है सहारा। और फिर मीरा अंदर कमरे में आती है और पूरे कमरे को देखती है, जो ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी रहने के लिए ठीक ठाक था। कमरे में 3 बेड लगे हुए थे और साइड में थोड़ी थोड़ी जगह भी थी, साथ ही कमरे में एक खिड़की भी लगी हुई थी, जहां से बाहर का रोड साफ नजर आ रहा था। और बाहर से ताजी हवा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ साथ में बाहर का प्रदूषण जरूर आ रहा था। लेकिन तभी मीरा की नजर किसी पर पड़ती है, जिसे देख एकदम से उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है और वो जोर से चीख पड़ती है। आखिर मीरा ने ऐसा क्या देख लिया जिसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गए, और क्या मीरा दिल्ली में रह पाएगी या फिर यहाँ की महंगाई से दब कर ही मर जाएगी।